देखिए, आप लोग एक बार फिर ओके कर दीजिए। आप लोगों के पास सही तरीके से आवाज जा रही है। ठीक है। 41 लोग में अभी 22 लोग ज्वाइन किए हैं। चलिए और लोग अपना रिकॉर्डिंग देखेंगे। अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं वह एस्टेट 2019 का क्वेश्चन पेपर है। आज राकेश जी ने आपको 3 शिफ्टों का क्वेश्चन पेपर भेजा था मैथमेटिक्स वाला। तो इसमें जो 50 नंबर शुरुआती है वो तो सबके लिए कॉमन है। तो हम लोग आज इन प्रश्नों को, खुशबू संगीत में भी वही चीज है कि ये तो 50 नंबर आपको पढ़ना ही है। शेष के लिए आप म्यूजिक का जो 11th और 12th का पासपोर्ट आता है वो खरीद करके उनको पढ़िए। हम लोग यहाँ पर अभी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है आपको। इससे आप लोगों को भी तैयारी करने में सहूलियत होगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या मतलब है। आप लोग इस चीज को सीटेट में पढ़े होंगे। बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, जो भी हमारे हमसे पेडागोजी चाहे प्रधान शिक्षक या सीटेट बैच में पढ़े हैं तो उनको स्पष्ट पता है कि समाजीकरण जो है, समाज के नियमों को आंख मूंद कर मान लेना समाजीकरण नहीं है, या केवल अपने मापदंड बनाना वो भी समाजीकरण नहीं है, बल्कि समाज के अधिकांश मूल्य जो कि अच्छे हैं उनको ग्रहण करना और जिसमें संशोधन की आवश्यकता है उसमें संशोधन की कोशिश करना, तब उसे ग्रहण करना, अर्थात अनुकूलन और समायोजन, इसी को समाजीकरण कहा जाता है। इसीलिए पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। बिल्कुल, आप लोग बहुत ही आसानी से आंसर दे रहे हैं ना। इन 4 विकल्पों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच क्या हो, संवाद हो। आजकल जो जनरल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां एक साथ आपको हजारों स्टूडेंट को बहुत ही कम शुल्क में पढ़ाया जाता है, वहां इसी चीज की कमी होती है कि शिक्षक और शिक्षार्थी जो है आपस में संवाद नहीं कर पाते। एक तरफा संप्रेषण होता है जिसके कारण कि आपको वो शिक्षा हमारे नजरिए से बहुत उपयुक्त नहीं हो पाती है। जो एडॉप्ट करने वाले हैं वो तो कर लेते हैं और लोग जो है पिछड़े हुए रह जाते हैं। और यही कारण है कि ऑनलाइन मोड में भी मैं छोटा छोटा बैच चलाता हूं और हमारी यह कोशिश रहती है कि अधिकतम छात्रों से अपना जो एक संवाद है वो स्थापित रख पाऊं, जिससे कि देखिए, शिक्षक कभी भी पढ़ा किसी को कोई नहीं सकता है। आप एक छोटे से बच्चे को भी पढ़ा नहीं सकते, बस उसको आप मोटिवेशन दे सकते हैं। उनके सीखने की प्रक्रिया को आप सुगम बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, एक मार्गदर्शन आप केवल कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, शिक्षक शिक्षार्थी संवाद। तीसरा प्रश्न, तब तक आप लोगों का उत्तर आ चुका है कि कक्षा अनुशासन में प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है न। अनुशासनहीनता के कारणों को कठोरता से निपटाना, तो कभी भी कठोर तो आपको शिक्षा प्रक्रिया में बननी ही नहीं है। छात्रों को रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना, सही बात है, शारीरिक दंड आपको देना ही नहीं है। और श्याम पट पर विद्यार्थी की सहभागिता अच्छी बात है, वो गलत बात नहीं है। लेकिन इन 2 ऑप्शनों में, यानी दूसरे और चौथे विकल्प में, बेस्ट ऑप्शन है कि आप छात्र के
रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करे, इसलिए दूसरा विकल्प इनका सही आंसर होगा। ये आपको जो नए जुड़े हैं वो समझने कि ये सारा क्वेश्चन एस्टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और मैं उसी पर डिस्कशन आज कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया? तो आप लोगों को कल भी हम बताए थे कि यह B.S. ब्लूम के द्वारा दिया गया। ब्लूम ने शिक्षा के क्षेत्र में टैक्सोनॉमी देने का काम किया था, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था और 3 प्रकार के वर्ग उन्होंने बताए थे। 3 प्रकार के वर्ग उन्होंने बताए थे, यानी शिक्षा के 3 तरह के डोमेन बताए थे, एक संज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक क्रियात्मक। फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो है उन्होंने 6 तरह का स्तर बताया था। पता है कौन कौन सा है 6 स्तर किसी को? यदि पता है तो बताइए, तो आपके पूर्व ज्ञान का परीक्षण भी हो जाएगा। बोलिए। एक ज्ञान है, एक बोध है, एक अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है ना। यही 6 क्षेत्र बताए थे B.S. ब्लूम ने। और स्किनर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटनाओं के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। ज्ञान का निर्माण करते हैं ना, ये चीज क्या कहलाता है ना? ये आपको ये घटना है, ये जो सिचुएशन है या फेनोमेना है ना, इसको हम क्या कहते हैं? तो संज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इनका आंसर आपको स्कीमा हो जाएगा। स्कीमा कहते हैं। किसी भी वस्तु या तथ्य के प्रति हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं न, जो विचार निर्मित होते हैं, उस प्रक्रिया को हम स्कीमा कहते हैं। संज्ञान तो हो गया, ज्ञान से ही आपको संज्ञान हुआ है, तो इसलिए इनका जो उत्तर होगा वो पहला विकल्प होगा। अगला है शिक्षक की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? बिल्कुल, विद्यार्थी जो आपको अलग अलग सीखने की शैलियों के हैं, अधिगम शैलियों के हैं, तो उनको सीखने का अवसर क्या कराना? उपलब्ध कराना न। शिक्षार्थी के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने का अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है कि यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है, तो जो करेंट स्टूडेंट है उनको याद होगा कि लेखन विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं, गणना विकार को डिस्कैलकुलिया कहते हैं, पठन विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो यहाँ संख्या और परिकलन में बच्चे को समस्या हो रही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्कैलकुलिया। अगला प्रश्न है कि व्याख्या देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर, व्याख्या देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? थोड़ी देर शांत होना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए, कक्षा को छोड़ देना? ये सब तो एकदम करना ही नहीं है, तीसरा, चौथा और दूसरा ऑप्शन। पहला बात है कुछ देर आप शांत हो जाइए, विद्यार्थी खुद ब खुद शांत होंगे, फिर आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है। अगला है बौद्धिक कौशल जो है ज्ञान किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होता है? तो बिल्कुल इसका पहला विकल्प सही उत्तर है, कॉग्निटिव डोमेन न। अगला है नई जानकारी को भीतर ग्रहण करना।
नई जानकारी को भीतर ग्रहण करना क्या कहलाएगा? 10 नंबर में। बिल्कुल, जो सीटेट पढ़े हैं उनके लिए आसान है यह। उनको आत्मसातीकरण कहते हैं। यानी पियाजे ने 3 तरह के पद का प्रयोग किया था: आत्मसातीकरण, समायोजन और समावेशन। तो नई जानकारी को पूर्व ज्ञान के साथ मिला लेना, शामिल कर लेना आत्मसातीकरण कहलाता है। लेकिन यदि पूर्व ज्ञान को आपको पुनर्व्यवस्थित करना पड़े तब उसमें नया ज्ञान शामिल हो तो इसको हम समायोजन कहते हैं। और यदि पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ने के लिए नए ज्ञान को पुनर्व्यवस्थित करना पड़े तो उसको हम समावेशन कहते हैं। यानी नया ज्ञान पुनर्व्यवस्थित होगा तो समावेशन, पूर्व ज्ञान पुनर्व्यवस्थित होगा तो उसको हम समायोजन, और यदि दोनों में किसी को आपको पुनर्व्यवस्थित नहीं करना पड़े, सीधा पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जुड़ जाए तो इसको आत्मसातीकरण कहते हैं। इसीलिए 10 का पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला 11 नंबर है। रात में भी हम इस पर चर्चा किए थे कि देश के शिक्षक शिक्षा प्रणाली को नियोजित और समन्वित करने वाला संस्था कौन सा है? बिल्कुल, आप लोग इसकी चर्चा हमेशा सुनते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और यह शिक्षक शिक्षा को नियोजित और समन्वित करती है। साथ ही साथ यह जो भी प्रशिक्षण संस्थान है उनको मान्यता देने का भी काम करती है। ये एनसीटी का कार्य है। एनसीईआरटी जो है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यह जो है स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है। 1961 में आपको इस संस्था का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और उनके बाद यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए कार्य करती है। तो ये सब का नोट मेरे पास बना हुआ है। मैं वही आज देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है और क्या सिलेबस है। उस मुताबिक आप लोगों को पीडीएफ दे करके समझा दूंगा। इस 30 में 29 मार्क आप लोगों को लाना है। अगला है, गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? तो गतिविधि आधारित जब भी शिक्षण होगा तो वह सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर क्या देगा? बल देगा ना। गतिविधि का मतलब ही है कि सभी विद्यार्थी सक्रिय रूप से उसमें क्या करे? भागीदारी करे, पार्टिसिपेट करे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं NIEPA। यह भी आपको केंद्रीय स्तर की ही एक संस्था है, शैक्षिक संस्था है। NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। NIEPA का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। NIEPA का पूरा फॉर्म साफ साफ थोड़ा धुंधला दिख रहा है ना। हो सकता है थोड़ा नेटवर्क वीक हुआ होगा, एक आध मिनट देख लीजिए सुधार होता है कि नहीं। सुधार हुआ है? थोड़ा सा भी नहीं हुआ है? चलने वाला है तो चलने वाला है तो थोड़ा चला लीजिए। ठीक है, ठीक है, हम ऑप्शन पर भी देते हैं। NIEPA का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो फुल फॉर्म से ही स्पष्ट है कि यह शैक्षिक योजना और प्रशासन के निर्माण का क्या करती है? कार्य करती है। यह भी आपको राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्था है।
आज ही इस चीज का हम नोट जो है, ये जितना संस्था सब है वो मेरे पास ऑलरेडी तैयार है, जब मैं हेडमास्टर के लिए नोट तैयार कर रहा था। ठीक है, तो फिर हम आप लोगों को वो नोट शेयर कर देंगे आज। आगे है निम्नलिखित में संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन है। देखिए, ब्लूम टेक्सोनोमी से ही 2-3 क्वेश्चन आपको आ रहा है। इसका एक पीडीएफ भी आप लोगों को आज हम दिए थे, तो आज यही क्वेश्चन देखने के लिए उसको पढ़ाए नहीं, समझा देंगे, इस ब्लूम टेक्सोनोमी को अच्छी तरह से याद करवा देंगे। तो अभी मैं 6 क्षेत्र बताया था, जिसमें सबसे नीचे था आपको सूचना या ज्ञान स्तर, उससे ऊपर था बोध स्तर, उससे ऊपर अनुप्रयोग स्तर, उससे ऊपर विश्लेषण, उससे ऊपर संश्लेषण, और सबसे ऊपर में मूल्यांकन स्तर होता है ना। सबसे ऊपर में क्या होता है, मूल्यांकन स्तर होता है। ठीक है, तो इसमें उच्चतम स्तर कौन हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। अगला है शिक्षक प्राय छात्र की सीखने की समस्या का विश्लेषण करते हुए पाते हैं न, प्रेरणा का अभाव है उसमें, बुद्धि की कमी है उसमें, माता पिता का ढीला ढाला रवैया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप किस चीज पर टिक करेंगे बताइए। बिल्कुल, महाजनेन येन गतो स पंथा। जब सभी व्यक्ति उसी पथ पर चल रहे हैं तो मैं भी उसी पथ पर चला जाता हूँ। बिल्कुल, किसी भी छात्र में कभी भी बुद्धि की कमी नहीं होती। ठीक है, ये बात, या किसी छात्र में क्षमता नहीं है सीखने का, ये सब बात आप दिमाग से निकाल दीजिए ना। आप माता पिता पर भी आप कोई चीज नहीं थोप सकते हैं। सबसे जरूरी है कि मोटिवेशन, जो काम आपको करना है, केवल आपको अपने ऊपर सारी समस्याओं को ले लेना है। ठीक है, जब 4 ही ऑप्शन है राजू सर, तो हम पहले ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, आप माता पिता का ढीला ढाला रवैया है व्यवहार में, व्यवहारिक रूप से वो सत्य है, नहीं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यहाँ हम पहले विकल्प का चयन करेंगे कि उसमें जो है ना, प्रेरणा, हाँ, ए बड़ा है सी से, ओ सही बात है। चलिए, तो प्रेरणा का उसमें अभाव है, मोटिवेशन का उसमें अभाव है, जो हम उसको दे नहीं पा रहे हैं। अगला है शिक्षक हेतु मानसिक उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रतिमान का प्रयोग करने के लिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल का प्रयोग करने में, प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, जिसमें कि मस्तिष्क में बहुत सारे विचार का क्या होता है, एक जमावड़ा लगाया जाता है, यानी बच्चे को अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। वही आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है। तो ये आपको समस्या समाधान न की की जो क्षमता है उसमें सुधार के लिए लाया जाता है। अगला का क्वेश्चन है कि बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी, प्ले माना होता है खेल, थेरेपी तो आप लोग समझते होंगे किसी चीज के इलाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो प्ले थेरेपी का प्रयोग क्यों किया जाता है। पहला है शैक्षिक प्रक्रिया आनंदपूर्ण हो सके, शिक्षा अधिक क्रिया केंद्रित हो, शिक्षा में खेल के क्रियाओं के महत्व पर प्रकाश डालना, बालक की आंतरिक प्रेरणाओं और जटिलताओं को समझना। चारों ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन चुनना है। बिल्कुल, आप लोग सही जगह पर पहुंच रहे हैं। बालक की यानी खेल जो होता है ना, तो उसमें बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो हम उसके व्यवहार का अवलोकन करते हैं न, कि बालक का व्यवहार किस तरह का है न। खेल का मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो बालक की आंतरिक प्रेरणा और जटिलता को समझना, यही प्ले हाँ FLN कार्यक्रम में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी ये चीज बताया जाता है। बिल्कुल राजू सर। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा
दृष्टिकोण, मूल्यों, हितों आदि का प्रतिबिंबन होता है। देखिए ब्लूम टेक्सोनोमी से ये तीसरा प्रश्न है इसी पेपर में। तो बिल्कुल पहला हो जाएगा कॉग्निटिव डोमेन हो जाएगा, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र हो जाएगा। अगला अगला है निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं। अधिगम का परिणाम किसको कह सकते हैं? न बुद्धिमत्ता, परिपक्वता, कौशल, अधिगम का परिणाम। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, लेकिन सही उत्तर इसका मेचुरेशन होगा, परिपक्वता होगा। न जितने हम लर्न करते हैं उतने ही ज्यादा हम मेच्योर्ड होते हैं। न हालांकि कौशल भी इनका परिणाम है, बुद्धिमत्ता भी परिणाम है सीखने का, ये नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन मेचुरेशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, परिपक्वता इनका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख रहे हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था। मैंने रात में भी बोला था आप लोगों को कि हम लोगों को कोठारी कमीशन, मुदालियार कमीशन, एनईपी 1968, एनईपी 1986, एनईपी 2020, ये सब क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1900 बिल्कुल होता है, लर्निंग से स्किल डेवलपमेंट होता है, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं होता है। हाँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम है, तो ये आपको एनईपी 1986 में इस चीज की चर्चा की गई। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक योजना थी जिसमें कि स्कूल में जो आधारभूत संरचनाएं हैं न, जो आपको बेसिक नीड्स है स्कूल का न, उसको पूरा करना इस योजना का उद्देश्य था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है एनईपी 1986 का परिणाम था। अगला है अनुकरणीय शिक्षा, शिक्षण प्रविधि को माना जाता है। अनुकरणीय न, किसमें अनुकरण किया जाता है, कौशल में, खेल में, नाटक में, बताइए इनका आंसर। सब लोग बताने की कोशिश कीजिए। राइट ऑप्शन इज बी, नाटक में ही हम देख करके अनुकरण करते हैं न, ये नाटक प्रविधि हो जाएगी। अगला है निम्न में से किस अवस्था में बालकों में लिंग का संप्रत्यय विकसित होता है। हम लड़का है, हम लड़की हैं, इसका कॉन्सेप्ट कब डेवलप होता है। बाल्यावस्था ही इसका सही उत्तर है। यानी आप लोगों को बाल विकास की कुछ जो अवस्थाएं हैं उनकी विशेषताओं को भी पढ़ना पड़ेगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता, बिल्कुल जब उपरोक्त सभी आंसर दिया हुआ है न, तब उपरोक्त सभी लेंगे। यदि तीन ही ऑप्शन में चुनना होता, क, ख और ग में, तब हम दूसरे ऑप्शन को चुनते, ख नंबर को चुनते न। चलिए आगे है सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण न, आगे है निम्न में से किस स्थिति में विद्यार्थी का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है, बताइए। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल चौथा ऑप्शन होगा सब में, फीडबैक, टीचिंग, प्लानिंग ना, इंट्रोडक्स। अच्छा इसमें क्या है ऑप्शन, थोड़ा सा देखने दीजिए, बढ़िया से दिख नहीं रहा है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हाँ 26 तो उस पेज में बताए थे ना।
26 में 26 गया कहाँ क्वेश्चन? इधर है। हाँ, 26 में उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन, व्यक्तित्व गठन, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, तीनों में भावनात्मक ये जो है प्रभावी होता है। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण का पहला पद क्या होता है? बिल्कुल, पहला पद होता है पाठ नियोजन, नेशन प्लानिंग। आप लोगों को सीटेट में पढ़े होंगे आप लोग। सूक्ष्म शिक्षण कितने चक्र में पूरा होता है आपको बताइए तो? बिल्कुल, 6 चक्रों में पूरा होता है ना। सूक्ष्म शिक्षण का जो मॉडल है वो कितने मिनट का होता है? बिल्कुल, 36 मिनट का होता है सूक्ष्म शिक्षण का मॉडल ना। तो पहला पद इसमें क्या हो जाएगा? पाठ नियोजन हो जाएगा। पहला पद क्या हो जाएगा? पाठ नियोजन। बस मैं आज प्रश्नों को देख रहा हूं आप लोगों के साथ साथ, जिससे कि आप लोगों को आगे उस टाइप का मटेरियल, और जरूरी नहीं है कि इतना आसान क्वेश्चन ही पूछ देगा, कुछ कठिन भी पूछ सकता है। तो उस टाइप का मटेरियल और सिलेबस के मुताबिक हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आगे है, दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्वयं आनंद लेगा, अनुभव प्राप्त करेगा। थोड़ा दिमाग, ऐसा पूछता है सर कि पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा पूछता है नहीं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 एसटीईटी में पूछा गया क्वेश्चन। राजू सर, ये एग्जाम बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड ले रही है ना। कौन है उसके अध्यक्ष? अभी सर आनंद करके है ना कुछ ना। आनंद कौशल, हाँ हाँ हाँ। आनंद कौशल नहीं, आनंद किशोर। राजू सर शिक्षक है ना, तो उनको आनंद कौशल ही याद रह जाते हैं। चलिए। तो सूक्ष्म शिक्षण ये तो हो गया। निर्माणात्मक प्रकार का कार्य हो जाएगा ना, जिसमें बच्चा स्वयं आनंद नहीं, वह आपको प्रोड्यूसर टाइप टास्क हो जाएगा। निर्माणात्मक या संरचनात्मक प्रकार का कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर जो होता है ना, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, और उसके बाद टीचिंग स्ट्रेटजी, दोनों में किस चीज का अंतर होता है? मेथड और स्ट्रेटजी में किस चीज का अंतर होता है? बिल्कुल, फॉर्मेट का हो जाएगा। मेथड का फॉर्मेट अलग होगा, स्ट्रेटजी का अलग होगा, प्रारूप हो जाएगा आंसर। चलिए, ये 30 प्रश्न इसमें 29 है, ये पेडागोजी सेक्शन से पूछे गए। आगे आपको रीजनिंग सेक्शन से कुछ क्वेश्चन है, और वो भी बहुत कठिन नहीं है। 8 है, 24 है, 12 है, वाट है, 18 है, 54 है, क्या होगा? बिल्कुल आसान है। 8 को 3 से गुना करेंगे, 24 में 2 से भागा देंगे, 12 फिर 3 से गुना करेंगे, 36 फिर 2 से भागा देंगे, 18 फिर, तो वो 36 हो जाएगा। आगे है 28, 33, 31, 36, वाट, 39। 5 बढ़ा 2 घटा, 5 बढ़ा फिर 2 घटेगा, 34 हो जाएगा। बस कुछ लोग ही चैट बॉक्स में एक्टिव है, और लोग एकदम निष्क्रिय होकर के सुन रहे हैं।
अगला प्रश्न है 1 3 4 8 15 27 वाट क्या होगा? इसमें इतना देर, एक में 3 जोड़ेंगे 4, फिर 1 3 4 को जोड़ेंगे तो 8, फिर 1 3 4 8 को जोड़ेंगे तो 15, न फिर 1 3 4 8 15 15 को जोड़ेंगे न। क्या हो रहा है? हाँ, 1 3 4 हो गया, फिर 1 3 4 4 4 8 न 15, दो का अंतर, एक का अंतर, अच्छा 1 3 4 8 15 27 ना। अच्छा 1 में 2 जोड़े तो 4 हुआ, फिर 1 जोड़े तो 3 1 4 हुआ, फिर 4 जोड़े, 2 जोड़े, 1 जोड़े, 4 जोड़े, फिर 7 जोड़े, तो 4 3 7। मेरा दिमाग नहीं लग रहा है, वो लग रहा है, कोई कॉन्सेप्ट बताइए एक आदमी, कोई माइक ऑन करके। अच्छा हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब आ गया, हम भी शुरू में वही दिमाग लगा रहे थे। 1 3 और 4 ये तीन अंक को जोड़े तो 8 हुआ, फिर 3 4 और 8 को जोड़े तो 15 हुआ, फिर 4 8 और 15 को जोड़े तो 27 हुआ। तो 8 15 और 27 को जोड़ेंगे तो 27 23 50 हो जाएगा। माइक ऑन करने के लिए स्क्रीन को हाथ से टच करने के बाद सबसे नीचे में लेफ्ट साइड में माइक का ऑप्शन आता है। चलिए 33 में क्वेश्चन है, किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं न। कि चाहे इधर से शुरू करे या उधर से, बाएं तरफ से भी 11वां और दाएं तरफ से भी 11वां। तो आप लोग जो पढ़े होंगे पढ़े, उनको पता होगा कि 11 11 22 में से एक घटा देंगे 21 हो जाएगा। हालांकि ये सब चीज हम आप लोगों को बताएंगे, आज केवल क्वेश्चन से आप लोगों का परिचय करा रहे हैं। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर न 10वां अक्षर कौन है? बाईं ओर से 18वां, फिर 18वां का बाईं, तो फिर पीछे चलेंगे न, 18वां का बाईं न 10वां अक्षर कौन सा अक्षर हो जाएगा? जो इधर से 18वां है, बिल्कुल ए हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ए कैसे होगा? 18 इधर से गए और फिर वहां से के बाई 10वां, तो 18 वाला को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेंगे 17, माना 18 में से 10 गया, 8 हुआ ना, 9वां आई हो जाएगा। अगला जो सवाल है वह अल्फाबेट पर आधारित है। एच 8वां लेटर है, ई 5वां लेटर है, 8 5 13 हो गया। इसी तरह मूवर में एम आपको 13वां है, ओ 15वां है, भी जो है वह एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स भी चो सिफ्लो रक्स आर यू, हाँ भी जो है आपको 24वां हो जाएगा ना। हाँ, ई फिर 5वां, आर 18वां, सबको जोड़ेंगे 73, इसी तरह बेसिक में करने। फिर ये कूट वाला है, बस इसमें
आगे जो है कुछ 3-4 गो मैथ आसान आसान सा दिया हुआ है, और ये बाद वाला जो लास्ट में 4 गो ये वाला रीजनिंग है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज। तो यदि आप लोग बताइए, आवाज जा रही हमारी? अच्छा, ये बताइए कि इस तरह के यदि 50 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए तो आप लोग कितना बना लेंगे, अभी जो तैयारी है आपकी उसके आधार पर? बिल्कुल, 35-40 सबका हो जाएगा। 50 में 50 महानंद इसलिए नहीं कहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो है ना, जो प्रेशर होता है लोगों को, उसमें बहुत आसान आसान चीजें भी कभी कभी लोग गलत कर जाते हैं। इसीलिए आप 50 में 50 नहीं कर सकते, लेकिन 30-40 मार्क आप जरूर ला सकते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि अगले एग्जाम में भी पूछेगा तो यही सब, लेकिन अब लेवल इतना नीचा ही हो सकता है थोड़ा सा कठिन भी रह जाए ना। तो क्वेश्चन तो लगभग रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जल्दी लेगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब फिर भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे, इन सारे टॉपिकों से रिलेटेड मैं आप लोगों को नोट्स भी और क्लास भी जो है रिवीजन करवा दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी पूछताछ कराते कराते याद करवा दूंगा, कि थोड़ा सा इधर उधर भी क्वेश्चन पूछे तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। देखिए, इसमें अलग अलग शिफ्ट में क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं एक और शिफ्ट का क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये आपको नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है? याद है आप लोगों को, किसी को? हालांकि जो प्रधान शिक्षक की तैयारी किए होंगे उनको याद होगा। 6 था कि 5 था? सब 6 पे जा रहे हैं, 5 ही है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, निम्नलिखित विचारकों में कौन सा शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया? इसी तरह आप मतलब मैं ये दिखा रहा हूं कि कौन क्वेश्चन अभी आप लोगों को नहीं आ रहा है। जैसे 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुझाव कोठारी आयोग के द्वारा नहीं दिया गया था? ये सब चीज आप लोग सीटेट में नहीं पढ़े होंगे, हाँ प्रधान शिक्षक वाले पढ़े होंगे। इसी तरह ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन आपको नया दिख रहा है। 10वां क्वेश्चन है, महायान के अनुसार, यानी बौद्ध धर्म का जो दो गो है, हीनयान और महायान, तो महायान के अनुसार क्या कहा गया है ना? तो ये सब जो है कुछ क्या है, फैक्चुअल काम क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? फैक्चुअल क्वेश्चन, जो कि आप सीटेट में नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे इनमें कौन वैयक्तिक विभिन्नता को जानने की विधि नहीं है? ठीक है, उनके बाद कठिन वाक्य, ये वाला जो क्वेश्चन है। हाँ, 22वां क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मकता का जनक किसको कहा जाता है? 23वां क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम प्रारंभिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है किसने दिया था? अगला देखिए,
हालांकि ये चीज रात में बताए थे, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच। अगला देखिए, किस दर्शन में कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की? यहाँ इस सेट में आप देख रहे हैं कि 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कम से कम आप लोगों को अभी क्या है, अनजान है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग अब उस शिफ्ट में आसान था, तो ये सोच कर कि केवल दिमाग में ये नहीं बैठा दे कि हो पेडागोजी क्या पढ़ेंगे, इसमें तो 30 में 30 आ ही जा रहा है। लेकिन इसमें भी बहुत चीज अननोन, आप हर एक शिफ्ट का जब क्वेश्चन देखिएगा तो वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। और उनके लिए फिर मैं जो सामग्रियां आप लोगों को दे रहा हूं और क्लास करवा रहा हूं, तो कुछ दिनों के बाद आफ्टर 10 डेज आप लोगों को कोई दिक्कत पेडागोजी में होने वाली नहीं है। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके। अब जो है, नहीं गौरव, ऐसा कुछ नहीं है, कल तक में क्लेरिफिकेशन आ जाएगा। वो कोई आधिकारिक चिट्ठी नहीं है, वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है। ठीक है। अब कोई इंटरनल लेटर को भी पब्लिश कर दे, यदि ऐसा रहता तो बीएसईबी आपको इन्फॉर्म कर देती, नोटिस कर देती कि एक सप्ताह के बाद एग्जाम है, और नोटिस नहीं करेगी। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। इसलिए वो उन सब बातों को दिमाग से निकाल दीजिए। बस आप लोग काम क्या कीजिए, तो यदि आप पेपर 1 के लिए भरे हैं, तो आप जो है पेडागोजी वाला ये 50 नंबर वाला का टेंशन बिल्कुल हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और जो 9th 10th का आपके विषय का बुक है, हिंदी वाले छोड़कर न, इधर आपको मैथ साइंस और सोशल साइंस में जो 9th 10th की बुक है, उनका गंभीरता से अध्ययन करें। और जो आपको पेपर 2 भरे हैं, वह पेपर 2 में उनका जो सब्जेक्ट है, उसके 11th और 12th के बुक का गंभीरता से अध्ययन करें। हिंदी के लिए मैंने ग्रुप बना दिया है, 8-9 आदमी उसमें जुड़ भी चुके हैं। और पीडीएफ भी बहुत सारा मैंने उसमें पेपर 1 और पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए जारी कर दिया है। आज से ही मैं उनका भी लाइव क्लास स्टार्ट करता, लेकिन आज थोड़ा ट्यूसडे है, मंगलवार है, और इस दिन थोड़ा हम फास्टिंग में रहते हैं। तो अब कल से जो है आपको वो क्लास भी चालू हो जाएगी 8:45 से, और बहुत अच्छी तैयारी करा दी जाएगी। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का क्लास तभी ही शुरू हो सकता है जब उस सब्जेक्ट का कम से कम 8-10 विद्यार्थी मेरे पास आ जाए। ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा उस सब्जेक्ट का शुरू करने में दिक्कत है, क्योंकि टाइमिंग प्रॉब्लम है, सब का अलग अलग है। लेकिन ये जरूर है कि और भी सब्जेक्ट के जिसके कम लोग भी रहेंगे, तो जिस दिन मैं फ्री टाइम में रहूंगा, तो उन लोगों को उस सब्जेक्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट मार्गदर्शन देता रहूंगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं मार्गदर्शन नहीं दूंगा। हाँ, सोशल साइंस का क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसमें 2-3 लोग अभी तैयार हैं। तो बस, हाँ राकेश जी, जैसे मैथमेटिक्स आपका है, तो उसमें गाइडलाइन जहां तक जो होगा वो हम देंगे। ठीक है। उसके लिए गाइडलाइन देने के लिए हम कोई शुल्क नहीं लेंगे किसी से। बस जिस सब्जेक्ट का स्पेशल क्लास चलेगा, उनका ही स्पेशल शुल्क लिया जाएगा। वैसे सप्ताह में 1-2 दिन जो है, यूं भी हम गाइडलाइन कर देंगे। अमित जी, केमिस्ट्री का जो है, मेरे पास 12th वाला हम बनाए हुए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट मेरे पास बना हुआ है। वो मेरे द्वारा हैंड रिटेन है। तो वो नोट हम खोज करके आपको शेयर कर देते हैं। 11th वाला जो केमिस्ट्री है आपको, उसमें तो जो फिजिकल है, तो फिजिकल में तो केमिस्ट्री की बेसिक बातें ही दी गई है। और इनऑर्गेनिक उसमें है, फिर ऑर्गेनिक है। तो
आप ही केवल केमिस्ट्री से हैं +2 के लिए, ठीक है। तो आपको स्पेशल हम जो है जिस जिस दिन छुट्टी में हम रहेंगे, आपको हम वो चीज मार्गदर्शन कर देंगे, सामग्रियां दे देंगे, ठीक है मेरे पास 12th तक हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने की मेरे पास कैपेसिटी है। क्योंकि आज से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2006 से, और सब दिन मेरी पहचान एक ऑलराउंडर टीचर के रूप में रही है। और 12th तक का कोई भी सब्जेक्ट होगा वो मेरे जीवा पर याद है, ठीक है। कहाँ कौन चैप्टर है, क्या है, नहीं है, चाहे वह हिंदी हो, संस्कृत हो, न कि कोई भी सब्जेक्ट हो, वो मेरे जीवा पर याद है। तो वो आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हिंदी का ग्रुप बन गया है, आपको प्रिया जोड़ दिए है उसमें। नोट शायद आपको नहीं मिला होगा, कल से उसका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए बस यहीं तक। अब हम लोग कल पुनः क्लास में मिलते हैं।